नमस्ते सर, वेलकम बैक। पीओके में पिछले एक महीने से जून से बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 15 से हम्म। ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई है और 200 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो बुक थी, फॉरगॉटन कश्मीर द अदर साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ऑथोरिटेटिव बुक ऑन पीओके। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर, ये क्या जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनके पीछे कारण क्या है एंड व्हाट आर देयर डिमांड्स? प्रोटेस्ट के पीछे पाकिस्तान का इस क्षेत्र में 75 साल का मिसरूल है। पाकिस्तान ने पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को अपनी कॉलोनी के तौर पे इस्तेमाल किया है, उनका शोषण किया है, और उसी वजह से इतना डिस्कंटेंट है। ये एजिटेशन शुरू तो 3 साल पहले सन 22 में हुआ था। उस समय आर्थिक कारणों से हुआ था, खाना भी लोगों को नहीं मिल, आटा नहीं मिल रहा था। इस बार कुछ और वो मूल कारणों पे गए हैं, और एक वो मूल डिमांड उनकी है कि पीओके स्टेट पीओके लेजिस्लेटिव असेंबली में करीब 25% सीटें जो जम्मू एंड कश्मीर के शरणार्थी या रिफ्यूजीज हैं उनके लिए रिजर्व कर रखी हैं। मज़े की बात है, ये जो शरणार्थी कहे जाते हैं ये पीओके में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। तो अगर पीओके से बाहर रहने वालों को लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट देने किस की अनुमति रहेगी, तो फिर पीओके के लोग और पाकिस्तानियों में तो कोई अंतर रहा नहीं। और दूसरी बात है कि ये जो सीट रिजर्वेशन की बात है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपनी मनमानी सरकार बनाने के लिए किया है। क्योंकि स्टेट असेंबली में 53 सीट हैं, उनमें से 12 जो हैं रिफ्यूजी सीट्स हैं, रिफ्यूजीज के लिए रिजर्व हैं। 8 जो हैं महिलाओं और टेक्नोक्रेट्स के लिए रिजर्व हैं। तो सिर्फ 33 सीट्स पर इलेक्शन होता है। और ये जो रिजर्व सीट्स हैं, करीब समझ लीजिए 25% सीट्स जो रिजर्व हैं, वो चूंकि ये लोग पूरे पाकिस्तान में बिखरे हैं, तो वो रिजल्ट मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी डेफिनेट कोई डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूंसी है नहीं, और संख्या बहुत छोटी है। कई कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो सिर्फ 1000-1200 लोग हैं। तो इन रिजर्व सीट्स के इलेक्शन का रिजल्ट इस्लामाबाद के हाथ में रहता है, और इस तरह इस्लामाबाद ने एक अच्छा खासा वोटिंग ब्लॉक पीओके असेंबली में एक्वायर कर लिया है। उनके पास करीब 25% सीट्स रहती हैं। जिस इतने बड़ा वोटिंग ब्लॉक से वो जो भी सरकार बनाना चाहेंगे उसको ले आएंगे। तो इसका नतीजा होता है कि हमेशा जो केंद्र में सरकार होती है उसी की गवर्नमेंट पीओके में आती है। इसका दूसरा नतीजा ये है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो करीब करीब खत्म हो गई हैं। पिछले 2021 के इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में 53 में से सिर्फ एक सीट एक क्षेत्रीय पार्टी जो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है उसको मिली, और बाकी जितनी है पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टीज को। अब आप इसको कंट्रास्ट करिए जो हिंदुस्तान में स्थिति है। जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले स्टेट थी, फिर यूनियन टेरिटरी बनी, मगर वहाँ शासन हमेशा या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है पिछले 50 साल में, या पीडीपी का रहा है। तो भारत ने जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जो क्षेत्र के लोगों की डिमांड है, उनका उनको प्रोत्साहन दिया, उनको एनकरेजमेंट दिया है, और पाकिस्तान ने उसको सप्रेस किया है। यही मूल कारण है इस प्रोटेस्ट का, कि ये जो रिजर्व सीट्स हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ पाकिस्तान अपनी मनमानी सरकार बनाने
और हुकूमत लाने के लिए करता है, इसको हटाया जाए। मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, जो रिफ्यूजीज हैं वो कितने हैं? जो जम्मू कश्मीरी रिफ्यूजी कहलाते हैं वो कुल मिला के 4,64,000 हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से। उनमें से जो कश्मीर वैली से आए हैं वो तो सिर्फ 30,000 हैं, और 4,34,000 हैं जो जम्मू डिवीजन से आए हैं। पीओके की पूरी पॉपुलेशन है करीब 32 लाख, तो 30,000 कश्मीरी रिफ्यूजीज जो पीओके की पॉपुलेशन के 1% से भी कम है। और अगर रिफ्यूजी पॉपुलेशन में का देखा जाए तो करीब 6.2% है। तो जो इतनी छोटी कम्युनिटी है उसको कहने के लिए एक बड़ा वोटिंग ब्लॉक दे दिया है, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान कश्मीरियों का प्रतिनिधित्व करता है। वहाँ तो कश्मीरी बहुत ही कम है। मैं 1% जो कह रहा हूँ वो 1% पीओके की आज़ादी के आबादी के हैं। तो अगर अब इस पे पाकिस्तानी सर जो वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट है उसका उनका क्या जवाब था? उनका पहला जवाब था गोली। जो सिक्योरिटी सर्विसेज ने फायरिंग की उसमें 15 लोगों की मौत हुई, 200 लोग घायल हो गए। उसके बाद उन्होंने ये जो आंदोलन चला रहा है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC, इसको बैन कर दिया टेररिज्म लॉज के अगेंस्ट के अंडर में। तो उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी, और उसके बाद एक वो पीओके सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग ले आए। उसमें कहा गया कि ये रिजर्व सीट्स पीओके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और इसको किसी पॉलिटिकल एजिटेशन या समझौते से ह- हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। ये एक दूसरी बड़ी दीवार है, क्योंकि जो पीओके का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ना सिर्फ 2/3 वोट चाहिए असेंबली में, पाकिस्तानी सरकार की भी अनुमति चाहिए। तो पाकिस्तान ने अपनी पावर्स को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया है, क्योंकि वो तो लोगों को नहीं पता है कि किस तरीके से ये जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान गवर्नमेंट का पीओके में, वो कितना जकड़ के रखा हुआ है उनको। जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया, बट एक रिजर्व सीट्स का एक और एग्जाम्पल है। तो मतलब आप थोड़ा एक बार लोगों को बता पाएंगे कि कैसे इंडियन कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो रीजन है उसका, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वैसा ही वहां पे भी चल रहा होगा, बट इट इज कम्प्लीटली अपोजिट। हिंदुस्तान में जो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक विधान रहा है वो हिं- हिंदुस्तान के जो बाकी प्रदेशों के लिए विधान रहा वही रहा। उनसे कोई अलग तरीके से व्यवहार नहीं किया गया। अगर अलग तरीके से व्यवहार था तो ये सिर्फ ये था कि उनको कुछ और ज़्यादा छूट मिली आर्टिकल 370 के अंडर में, जो 2019 तक चला। पाकिस्तान ने शुरू से इस पूरे इलाके को जो उन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है सन 47 से, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम पीओके कहते हैं, वो हमेशा पाकिस्तान के केंद्रीय सरकार की हुकूमत से चलता था। वहाँ कोई इलेक्शन हुए ही नहीं पहले 30 साल में। पहला इलेक्शन पीओके में, और ना सिर्फ पीओके में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, 1970 में हुआ। विभाजन तो 47 में हुआ था। और जो उस इलेक्शन का नतीजा पाकिस्तान में हुआ वो ये कि जो बहुमत प्रदेश था ईस्ट पाकिस्तान, वो अलग हो गया। जो पीओके में सरकार बनी उसके साथ उन्होंने एक वो कॉन्स्टिट्यूशन भी ले आए। ये भुट्टो साहब की की कारस्तानी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ढकोसला था। कॉन्स्टिट्यूशन सारे देशों में जो इलेक्टेड सरकार है उसके जो उसकी पावर्स को डिफाइन करते हैं, जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को डिफाइन करते हैं।
पीओके का कॉन्स्टिट्यूशन पीओके में पाकिस्तान की जो पावर्स हैं उसको डिफाइन करता है। जो पीओके की इलेक्टेड असेंबली है उसके उसकी पावर्स अनडिफाइंड छोड़ दी हैं। और जो पीओके के सिटीजन्स जो कश्मीरी हैं और जो जिनको कश्मीरी वो कहते हैं, उनके राइट्स कहीं डिफाइंड है ही नहीं। वहाँ कोई फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इस और जितनी भी पावर्स थी वो इलेक्टेड असेंबली को नहीं दी गई। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उसे कश्मीर काउंसिल को दिया। कश्मीर काउंसिल क्या था? कश्मीर काउंसिल एक काउंसिल थी जिसकी लीडर थे हमेशा पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर रहता है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पीओके असेंबली के लिए जवाबदेह तो है नहीं। तो एक ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उन्होंने क्रिएट कर दी जिसको सारी पावर्स मिल गई। तो पाकिस्तान ने अपना शिकंजा पीओके में बाहर से और अंदर दोनों से जकड़ लिया। और उन्होंने पीओके कॉन्स्टिट्यूशन का ही इस्तेमाल अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए किया। इस अरेंजमेंट को, जिसमें एक इलेक्टेड असेंबली थी और एक अनइलेक्टेड कश्मीर काउंसिल थी, जिसके लीडर थे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, इसको रूल बाय प्रॉक्सी कहा जाता था, जो सही मायने में था भी कि इस्लामाबाद एक प्रॉक्सी की हैसियत से इस पे रूल कर रहा था। तो इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। तो इसको फिर कश्मीर काउंसिल को उन्होंने किनारे किया, मगर इस किनारे करने की प्रक्रिया में उन्होंने 40 साल और लगा दिए। तो ये इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना सन 74 में। 2018 में कश्मीर काउंसिल को उन्होंने किनारे किया, लेकिन कश्मीर काउंसिल की जो पावर्स थी वो इलेक्टेड असेंबली को नहीं दी, वो पाकिस्तान ने खुद ले ली। तो पीओके कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो करीब 54 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट सब्जेक्ट्स जैसे कहे जाते हैं इंडिया में, उनमें 54 में से 32 सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दोनों ही पाकिस्तान के पास है। और बाकी जो 22 सब्जेक्ट्स बचे उसमें भी पाकिस्तान की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है। तो पाकिस्तान ना तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो या तो सेंटर का हो गया या फिर मिलजुल के हो गया। तो पाकिस्तान ना सिर्फ उस पीओके को बाहर से कंट्रोल करता आर्मी के थ्रू, जो पीओके के वो अंदर भी वो पाकिस्तानी बैठा हुआ है और पाकिस्तानी सरकारी पीओके सरकार चला रही है। वहाँ कोई अलग सरकार का अस्तित्व ही नहीं रहा। एक उन्होंने नाम के लिए वो टाइटल्स दे दिए हैं प्राइम मिनिस्टर का, कि ये दिखाने को कि ये आज़ाद है। और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स तो जो म्यूनिसपैलिटी का की पावर्स होती हैं शायद उससे भी कम है। और ये जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम है सर, ये भी एक अलग तरीके का कंट्रोल मेजर ही तो है, क्योंकि वैसे कश्मीरी एथनिसिटी वाले लोग तो हैं ही नहीं उस कश्मीर वाले एरिया में। अगर हम सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की भी बात करें तो वहाँ पे भी सारे पंजाबी मुसलमान ही बसा रखे हैं उन्होंने। और फिर जो ऊपर नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत थोड़ी पॉपुलेशन है, पर कंट्रोल जो है वो पूरा इनका हो जाता है। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए वहाँ पे पाकिस्तान में कोई आर्टिकल 370 के समान कोई वहाँ पे तो प्रावधान कभी रहा ही नहीं। जो स्टेट सब्जेक्ट था वो एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ, स्टेट सब्जेक्ट्स के का लॉ था, नियम था महाराजा के टाइम से, उसको अमेंड कर दिया। तो जो अमेंडेड स्टेट सब्जेक्ट्स रूल है उसके हिसाब से कोई भी जो पीओके में या पाकिस्तान में टेम्पररी रूप से रह रहा है उसको भी स्टेट सब्जेक्ट समझा जाना सकता है। इसके मतलब कि पाकिस्तानी और पीओके सिटीजन्स के बीच में तो कोई अंतर रहा नहीं। अच्छा, जो सिटीजनशिप का जो मुद्दा है वो हमेशा पाकिस्तान ने अपने हाथ में रखा। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को साथ देखिए कि स्टेट सब्जेक्ट की डेफिनेशन बड़ी कुछ ऐसी रखी कि उसमें पाकिस्तानियों और पीओके और कश्मीरियों के बीच में अंतर रहा ही नहीं, और सिटीजनशिप
कौन डिसाइड करेगा, ये पाकिस्तानी सरकार के हाथ में है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के पाकिस्तान ने वहाँ डेमोग्राफिक चेंज कर दिया शुरू से। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए जो जम्मू कश्मीर में पिछले साल इलेक्शन हुए, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूंसीज का डीलिमिटेशन हुआ। तो पाकिस्तान ने बड़ा शोर मचाया कि साहब ये जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है, ये डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए की जा रही है। वहाँ तो डेमोग्राफिक चेंज उन्होंने शुरू से ही कर रखा है, क्योंकि वहाँ कोई अंतर ही नहीं है पाकिस्तानी और पीओके वालों में। और ना सिर्फ अंतर कर दिया है प्रैक्टिकल रूल रूप में, बल्कि उसको कानूनी जामा भी पहना दिया। तो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सर, उसके रिस्पांस में किस तरीके का रिस्पांस आ रहा है पाकिस्तान स्टेट की तरफ से, आर्मी की तरफ से? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं क्योंकि इनको बहुत ही रिप्रेशन करके दबाया जा रहा है। तो क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्या ये इनकी जो डिमांड्स हैं इनको मानने के लिए तैयार है, या फिर एक तरीके से एंटागनिस्टिक एटीट्यूड लेके चल रहे हैं? बीबीसी उर्दू सब सर्विस की खबर थी कि पाकिस्तान ने, ये करीब 10 दिन हो गए, करीब 10 दिन से पीओके में फूड, फार्मास्यूटिकल्स और फ्यूल, दैट इज खाना, खाद्य और यू नो गैस, बिजली का की व्यवस्था और दवा दारू, ये तीनों चीज़ें बंद कर दी। और उसके साथ अब खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कुछ ड्रोन्स का भी, एक्सप्लोसिव ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, जो लीगल रिड्रेस के जो एवेन्यूज़ हैं, जो रास्ते हैं, वो बंद कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, जो हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान कभी राज़ी नहीं होगा। तो स्थिति बड़ी ख़राब है। उसका नतीजा ये है कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चीफ हैं, उन्होंने बल्कि घोषणा की कि पीओके, ये उन्होंने पब्लिकली कहा कि हम ये याद दिला दें कि पीओके पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अब ये तो सही बात वो कह रहे हैं, और ये तो पाकिस्तान भी कहने को तो ये पाकिस्तान भी यही बात कहता है, लेकिन पाकिस्तान की ने का कंट्रोल इतना स्ट्रांग है, मिलिट्री कंट्रोल, कि वो उनके लिए कोई चारा इस समय है नहीं, पीओके की जनता के लिए। ना ही कोई उनके लीगल रिड्रेसल का एवेन्यू है, ना ही कोई और कोई रास्ता है। सर, पाकिस्तान के अभी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मीरपुर में और जगह पे पीओके एरियाज में, वो कश्मीरी है ही नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसका क्या सिग्निफिकेंस बनता है? देखिए, बड़ी अजीब चीज़ है कि ये बात निकली है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के मुंह से। 70 साल से पाकिस्तान ने, इंग्लैंड में एक छोटी सी मीरपुरी कॉन्स्टिट्यूंसी ग्रुप के लोग हैं। ये वो लोग हैं, जब मांगला डैम पीओके में बना था 60s में, तो वहाँ से विस्थापित हुए। और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ी उदार रही थी, वो हमेशा से उदार रही है पाकिस्तान के लिए। तो उन्होंने इनको वीज़ास दिए और ये वहाँ बस गए। तो जो मीरपुरी हैं, उनको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया पिछले 70 साल में हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में। अब वही मीरपुरी, अब वो कह रहे हैं कि साहब जो उनके अपने परिवार और जो उनका समुदाय और समाज है, जो मीरपुर और रावलकोट में, जब उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और वो उस पर आवाज़ उठाते हैं, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं तो कश्मीरी है ही नहीं। तो ये तो साहब एकदम हिपोक्रेसी। सर, पीओके की हमने बात की, अब थोड़ा ये बताइए कि गिलगित बाल्टिस्तान में क्या सिचुएशन है? क्या वहाँ पे शांति है थोड़ी कंपेयर टू पीओके, या वहाँ पे जो लोग हैं उनमें उतना रोष नहीं है? जो पाकिस्तानी सरकार है, जो उनका रिप्रेशन है,
तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है? जो गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है वो एक्चुअली पीओके का हिस्सा है, मगर उसको उन्होंने अलग कर रखा है। जो आज जो वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो तो पीओके का सिर्फ 15% हिस्सा है। 85% हिस्सा नॉर्दर्न एरियाज थे, जिसका नाम बदल के उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान कर दिया। ये नाम क्यों बदला? क्योंकि वो ये छिपाना चाहते हैं कि ये एक समय कश्मीर रियासत का हिस्सा था, और इस उसके बड़े हिस्से को पाकिस्तान ने हथिया लिया है। पीओके को तो उन्होंने एक वो ढकोसले के लिए कहिए, एक आज़ाद कश्मीर का नाम दे के अलग रखा है। जो नॉर्दर्न एरिया था उसमें उन्होंने शुरू से पाकिस्तान का डायरेक्ट रूल रहा। और इसमें एक बड़े मज़े की बात है कि ये उसको कहते हैं कि ये 1949 में 1949 में एक समझौता हुआ था, कराची एग्रीमेंट, पाकिस्तान और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बीच में। नेता कौन थे? चौधरी अब्बास, गुलाम अब्बास जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हेड थे, और सरदार इब्राहिम जो पीओके के प्रेसिडेंट थे उस ज़माने में। तो उनका पाकिस्तान का कहना है कि साहब ये तो हमारा समझौता था, उन्होंने खुद कहा कि आप इस इलाके का शासन को ले लीजिए ना। ये जो बात है, ये जो सो कॉल्ड समझौता है, तथाकथित समझौता, इसको सीक्रेट रखा गया। और ये सामने आया 1993 में पीओके हाई कोर्ट के जजमेंट में। और इसको सीक्रेट क्यों रखा गया? क्योंकि पाकिस्तान ने यूएन रेजोल्यूशंस का को वायलेट किया था, जो पीओके हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा। पाकिस्तान ने पीओके का जो टेरिटोरियल स्टेटस को था वो चेंज कर दिया था बिना प्लेबिसाइड के। प्लेबिसाइड का तो मूल सिद्धांत ये है कि ज़मीन किसको जाएगी ये वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। इन्होंने बिना पीओके की जनता को को पूछे वो अलग कर दिया, और यूएन को कभी बताया नहीं कि हमने अलग कर दिया है। तो उसके खिलाफ पीओके के लोगों ने एक वो डिमांड केस किया था कि ये जो क्षेत्र है हमें वापस किया जाए। वो उस पे पीओके हाई कोर्ट ने उनकी बात को माना और कहा कि पाकिस्तान ये क्षेत्र वापस करे पीओके को, जो आज तक उन्होंने नहीं किया। अब पीओ इस एरिया को, जो उस समय भी गिलगित बल्तिस्तान 90s तक कहलाता, नॉर्दर्न एरिया कहलाता था, इसको कंट्रोल क्यों इतना किया जा रहा है? इसकी वजह है कि ये बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है। ये एरिया अफगानिस्तान और चीन दोनों से एक बॉर्डर शेयर करता है। तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया, जिसका नाम अब गिलगित बल्तिस्तान है, उसके थ्रू आता है। और इंडस रिवर भी पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से होके आती है। तो इसका बड़ा सामरिक महत्व है। और इसके साथ एक और बात है कि ये शिया बाहुल्य एरिया क्षेत्र है, शिया मेजॉरिटी एरिया है। पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है, तो उनको हमेशा उन पे शक रहता है, शिया जो माइनॉरिटीज़ पे। तो उसको और टाइटली कंट्रोल कर रखा है। तो पीओके में तो नाम मात्र से उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया सन 74 में, आज़ादी के करीब 30 साल बाद। जो नॉर्दर्न एरिया, जो अब गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, उसको अगले 40 साल वेट करना पड़ा। 2009 में पहली बार वहाँ इलेक्शन हुए, और उसको अभी भी शासन वहाँ पे होता है गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर की बेसिस पे। इसके ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन दो अलग चीज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो असेंबली अडॉप्ट करती, ऑर्डर के मतलब है कि ये ऑर्डर कौन इशू कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स पाकिस्तान की। तो ये पूरा एरिया गिलगित बल्तिस्तान जो पीओके का 85% एरिया है, वो शुरू से उनके शासन में रहा। और अब वो शिकंजा और उन्होंने मजबूत कर लिया। उनके पास 2009 में कुछ उनको लिमिटेड पावर्स दी गई। ये वो वक्त था जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे। वो शिया थे।
वो शिया थे तो उनको थोड़ा सिंपैथी थी। उनके जाने के ठीक बाद ही, जहां उसके बाद वो नवाज शरीफ सरकार आई और उसके बाद इमरान खान आए, तो जैसे ही इमरान खान सरकार आई, इमरान खान बड़े कट्टर सुन्नी हैं, तो जैसे ही उनकी सरकार आई, उन्होंने दो गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 का एक ऑर्डर हुआ, इशू हुआ उनके। और इसके, ये नवाज शरीफ और इमरान खान के बीच की बात है। उस समय शाह खाकसान अब्बासी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर जो 2018 का था, उसमें जो पहले जो लिमिटेड पावर्स दी गई थी वहाँ की असेंबली को 61 विषयों पे, 61 सब्जेक्ट्स पे, वो सारी लिस्ट ही ख़त्म कर दी। और अब ये सारी पावर्स जो हैं, ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर में निहित हो गई हैं, वेस्ट हो गई हैं। तो यहाँ वहाँ पे तो अब एक आदमी का शासन है, ना तो असेंबली के पास कोई पावर्स है, ना गिलगित बल्तिस्तान सरकार के पास पावर्स है। तो वहाँ का हाल तो पीओके के हाल से भी ज़्यादा ख़राब है। और चूंकि जनसंख्या कम है और वो चूंकि शिया हैं, तो उन पे शक होता है, तो वहाँ अक्सर वो पाकिस्तानी सेना ने दंगे करवाए शिया सुन्नी। उन्होंने एनडब्ल्यूएफपी से वो कुछ ट्राइबल्स को भेजा जो सुन्नी थे। और ये पहला बड़ा दंगा हुआ 1999 में, जिस समय मुशर्रफ साहब ने सत्ता में आए थे नवाज शरीफ को हटा के। और उसके बाद कई हो चुके हैं, तो वहाँ से स्थिति और ख़राब है। सर, एक इशू बहुत बड़ा जो उनकी डिमांड में भी आता है, बार बार ये निकल के आ रहा है, वो है वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और हाइड्रो पावर रॉयल्टीज का भी कुछ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन वहाँ पे है, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप वो थोड़ा पूरा एक्सप्लेन करें कि ये रॉयल्टीज क्या हैं, और जो डैम बनना था, जो बना 60s में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी वहाँ पे, और उसकी वजह से जो रॉयल्टीज का पूरा गेम है, जो पावर के ऊपर जो उनकी डिमांड है लोगों की, वो क्या है। मांगला डैम जो पीओके में है, वो सन 1967 में बना, 1967 में। और डैम बनने के 36 साल तक पीओके के लोगों को ना तो कोई वाटर यूसेज चार्ज, जो उनका पानी इस्तेमाल, पानी कौन, उसकी पानी और बिजली दोनों पंजाब जाती है पाकिस्तान में। तो पीओके के लोगों को ना तो पानी के इस्तेमाल के लिए कुछ पैसा दिया गया, ना ही कोई उनको बिजली के एवज में कोई हाइड्रो पावर रॉयल्टी दी गई। 36 साल बाद 2003 में वो उन्होंने पानी के इस्तेमाल के लिए 15 पैसे पर यूनिट देना शुरू किया। जो पानी का वही मॉलिक्यूल, उसी के लिए पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो अब खैबर पख्तूनख्वा कहते, जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं, वहाँ पे 1 रुपये 10 पैसे दिया जाता है। तो ये अभी तक कंटिन्यू चल रहा है अभी। इसके इससे 2006 से ये एजिटेशन चल रहा है। और मुशर्रफ साहब एक बार माने भी कि इस पे कॉम्पेंसेशन बढ़ाया जाए, उसके बाद फिर इस्लामाबाद मुकर गया। पिछली बार जब ये 2024 की बात है, 24 25 25 की बात है, जब ये मुद्दा दोबारा आया सामने, तो शहबाज शरीफ साहब ने, जो अब आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने पूछा कि साहब, तो तो ये एक कमिटमेंट दिया गया कि इसके लिए कुछ उनको जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, वो आज तक नहीं दिया गया। और उसके उल्टे जो बिजली की दर है, वो पीओके में बड़ी ऊंची है। तो वो शहबाज शरीफ साहब ने पूछा ये क्यों है बात है, तो उनको ये बताया गया कि ये बिजली साहब इसलिए ज़्यादा महंगी है पीओके में, क्योंकि ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है। तो डैम जो है वो तो पीओके में है, तो बिजली कहाँ से, बिजली भी पीओके में बनती है, तो एक्सपोर्ट क्यों कैसे हो रहा है?
क्योंकि जो डैम के की जो पीएसयू है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो डैम कंट्रोल करता है, उसका नाम वापटा है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो पाकिस्तान में है। तो चूंकि हेडक्वार्टर कंपनी का पाकिस्तान में है, तो बावजूद इसके कि वो पीओके का ही पानी और पीओके की ही बिजली है, वो बही खाते में दिखाते हैं कि साहब पाकिस्तान से वो बिजली एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान पीओके को। तो इस पे तो शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी हैरानी जताई कि ये साहब कैसे हो सकता है, मगर वो अभी तक चल रहा है। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तो वो पीओके जो है, वो जो नॉर्दर्न एरियाज है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। बट इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और उस तरीके से वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वी आर जस्ट कस्टोडियन इसके, ये हमारा हिस्सा नहीं है, मतलब ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, लेकिन वैसे पूरा कंट्रोल रखते हैं वो। ना सिर्फ कंट्रोल रखते हैं, बल्कि वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी है कि साहब उसी पानी के उसी पानी और उसी बिजली के लिए पीओके को जो पाकिस्तान में जो दर है, उसका 1/7वां हिस्सा मिलता है, 1/7 ऑफ द रेट। तो ये तो साहब इनकी स्थिति जो है वो पाकिस्तानी सूबों से भी ज्यादा खराब है। क्योंकि वो उसको अपना मतलब ऑफिशियली हिस्सा मानते ही नहीं ना, तो उनको सिटीजन भी नहीं मानते। इट्स जस्ट अ कॉलोनी फॉर देम, कि वहां पे हमारा कब्जा है। लीगली तो उन्होंने वो सिटीजन पाकिस्तानी सिटीजनशिप एक्ट वहाँ पे लागू है। तो उसके उसका अच्छा, आपने चूंकि ये उठाई बात, तो लेट मैं क्लैरिफाई कर दूं कि चूंकि उन्होंने पाकिस्तानी सिटीजनशिप एक्ट पीओके और गिलगित बल्तिस्तान दोनों में लागू रखा है, तो फिर प्लेबिसाइड की कहाँ बात रही? वो तो सब पाकिस्तानी ही नागरिक हो गए ना। तो बिना उनसे पूछे ही उनको पाकिस्तान का नागरिक बना दिया। तो अब प्लेबिसाइड करने के लिए बचा क्या? तो अभी आपको क्या लग रहा है, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म में जो लोग हैं, चाहे पीओके की बात करें, सो कॉल्ड उनका जो आज़ाद कश्मीर है, और गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों की बात करें, उनके लिए बेस्ट तरीका क्या है गोइंग फॉरवर्ड? किस तरीके से उनको इस स्ट्रगल को, अपने स्ट्रगल को अप्रोच करना चाहिए? देखिए, उनके पास कोई संवैधानिक उपाय तो बचा नहीं। क्योंकि वो, जैसा मैंने कहा, जो उनका संविधान बनाया है, और वो बनाया कहाँ किसने है? पाकिस्तान ने बनाया है। उसमें तो सारी पावर्स पाकिस्तान में निहित हैं, और उसका संशोधन भी पाकिस्तान की अनुमति के बिना हो नहीं सकता। तो वो पाकिस्तान क्यों करने देगा? क्योंकि उसी पे तो उसकी सत्ता अ, बनी है। वहां पे कोई उनको जनता का समर्थन तो है नहीं। तो संवैधानिक तरीका तो है नहीं। तो ये बड़ी बड़ी ही गंभीर परिस्थिति है पीओके के लोगों के लिए। जब ये सब प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी स्टेट है वो किस तरीके से ये कह रही है कि ये तो कश्मीरी नहीं है, और दूसरी तरफ आप देखें तो उनका जो पूरा फोकस है, डिस्पाइट ऑल द ट्रबल्स इन पीओके, गिलगित बाल्तिस्तान, बलूचिस्तान, तो उनका फोकस है कि किस तरीके से हम अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता करवाएं। तो ये जो एफर्ट्स उनका दिख रहा है, इसके पीछे जो आपका क्या एनालिसिस है कि ये कितना सक्सेसफुल हम इसको कह सकते हैं, और क्या कारण से ये इतने मोटिवेटेड तरीके से लगे हुए हैं कि ये युद्ध जो है, ईरान वॉर जो है, वो जितना जल्दी हो उतना जल्दी बंद हो जाए और शांति बनी रहे? पाकिस्तान का जो रोल है, जो मीडिया में आता है, जो पाकिस्तान के लीडर्स कहते हैं, वो बड़ा एक्चुअली लिमिटेड है। आपको आप देखिए, जो पहली इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में अप्रैल के पहले हफ्ते में, उस कॉन्फ्रेंस में तो कोई समझौता हुआ नहीं। फिर ये निर्णय लिया गया कि एक दूसरा सेशन होगा, दूसरी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगी।
उसके लिए वैन साहब आने को तैयार थे, पाकिस्तानी डेलीगेशन पहुंच भी गया इस्लामाबाद। अ, लेकिन ईरानियंस नहीं आए जब तक अमेरिकन्स थे। तो इस इससे क्या दिखता है, इससे साफ ये जाहिर हो जाता है कि पाकिस्तान का प्रभाव ईरान पे बहुत कम है, और वो पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका के मैसेंजर की हैसियत से ईरान को मैसेजेस देता रहता है। जो अभी पिछले हफ्ते जो जेनेवा में जो समझौता हुआ है, उसमें तो कतर की भूमिका रही है अंतिम चरण में। और ये सुनने में भी आया सर कि पाकिस्तान को इसमें इंसर्ट करने का एज अ मीडिएटर, ये भी जो पुश आया है ये कतर और सऊदी अरेबिया की तरफ से आया है। ये साहब ये तो पहले घुस गए थे। और लेकिन हाँ, चूंकि आपने सऊदी अरेबिया का नाम लिया, तो मज़े की बात है साहब कि इस मीडिएटरी रोल जिसमें जिसकी असलियत तो मैं बता चुका हूँ, और उसके एवज में पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से $8 बिलियन मिल गए। ये एक बहुत बड़ी रकम है। एक समझिए, ये हुआ करीब 70,000 करोड़ से ऊपर, 80,000 करोड़। और इसका असली कारण क्या है? जिस समय पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कर रहा था और लड़ाई चल रही थी उस समय, लड़ाई के आखिरी चरण में एक पाकिस्तानी एयरफोर्स का कंटिंजेंट स्क्वाड्रन सऊदी अरेबिया पहुंच गई, और उसके साथ उनकी सेना की एक टुकड़ी भी वहां पहुंच गई। जो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के बीच में एक संधि हुई है, मिलिट्री एग्रीमेंट, उसके तहत। तो ये एक बड़ी अजीब चीज है। मीडिएशन तो वो करता है जो न्यूट्रल हो। तो एक तरफ तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम मीडिएशन करेंगे ईरान के साथ, और दूसरी तरफ वो सऊदी अरेबिया से संधि की है और उनको सैनिक मदद कर रहा है। और वो कहाँ पे वो वायुसेना की टुकड़ी लगाई गई, जो सऊदी अरेबिया की एक ईस्टर्न एयरबेस है। उसका साफ मतलब है उसका इस्तेमाल सिर्फ ईरान के खिलाफ होगा। तो पाकिस्तान तो मतलब दोनों तरफ अ, खेल खेल रहा है। अच्छा सर, ये बताइए, क्योंकि आप एम्बेसडर रहे हैं ईरान में 2011 से 2015 तक, और आपने बहुत ही टाइम स्पेंड किया है एज अ डिप्लोमेट इन कराची एंड पाकिस्तान, और वहाँ पे तो आईएसआई ने आप पे 2 बार बंदूक भी तान दी थी। तो आई थिंक ओनली डिप्लोमेट जो हमने इस पे पिछली बार भी बात की थी। तो ये बताइए कि ईरान में और पाकिस्तान के बीच में किस तरीके के रिलेशंस हम कह सकते हैं वैसे तो ईरान सभी से ज़्यादा आइसोलेटेड दिखता है, किसी से ज़्यादा उसके रिलेशन अच्छे नहीं है, बट कितना बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए हो सकता है अगर ये वॉर रिज्यूम होती है, गिवन द साइज ऑफ शिया पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ शिया पॉपुलेशन इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, मिलिट्री, और इंसर्जेंट ग्रुप्स भी बहुत थे शिया पाकिस्तान में, और गिलगित बाल्तिस्तान की तो आपने बात की। तो ये किस तरीके का परसेप्शन है ईरान में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में ईरान के लिए, क्योंकि आप तो इतना क्लोजली आपने इतने सालों तक इन एरियाज में सर्व किया है। ईरान के संबंध ज़्यादातर देशों से अच्छे ही रहे हैं, हिंदुस्तान से खास तौर से। हमारे मेरे टर्म में तो बड़े घनिष्ठ संबंध थे। हम उनका तेल खरीद रहे थे, उन्होंने हमें चाबहार दिया, उसके समझौते में एक छोटी भूमिका मेरी भी रही। पाकिस्तान से हमेशा उनके संबंध काफ़ी कटु रहे हैं, और मेरे टर्म के आखिरी 2 साल में 14 घटनाएं हुई हैं जब ईरान के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी टेरिटरी से। वहाँ पे एक जैश ए अदल नाम की एक वो टेररिस्ट ग्रुप है, जिसको वो शरण मिलती है पाकिस्तान में, और भी सुन्नी ग्रुप्स हैं। और एक तो इतना ख़राब वो एक
मेजर वो हुआ था इंसिडेंट, जिसमें करीब 200 शिया लोग मारे गए थे। ये जो शिया पिलग्रिम्स हैं पाकिस्तान से ईरान आते हैं पिलग्रिमेज के लिए, उनमें से 200 करीब मारे गए थे। और उसके खिलाफ तो फिर ईरान की मजलिस ने एक रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान के खिलाफ, और ईरान ने यूएन में भी शिकायत की। और अगर आप अभी की बात करते हैं, करीब 2019 की बात है, पाकिस्तान और ईरान के बीच में मिसाइल बैरेज हुए थे। ये उस समय की बात है जब सुलेमानी जिंदा थे। जनरल सुलेमानी जो आईआरजीसी के जनरल्स थे, बड़े ईरान में बड़े पॉपुलर रहे हैं, कुड्स फोर्स कमांडर। कुछ फोर्स कमांडर। और उसके बाद 2024 में दोबारा मिसाइल एक्सचेंजेस में पाकिस्तान और ईरान के बीच में। तो उनके संबंध तो कुछ पाकिस्तान के ईरान से कुछ वैसे ही संबंध हैं जो जैसे उनके हमसे हैं। और ईरान ने एक 700-800 किलोमीटर की एक चौहद्दी भी बना रखी है अपनी सीमा पे पाकिस्तान से, जो ये टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उनको रोकने के लिए। लेकिन हाँ, इस लड़ाई के दौरान चूंकि पाकिस्तान ने एक मध्यस्थता की भूमिका, अब वो जो भी वो मध्यस्थ क्या थे, वो तो अमेरिकन और सऊदीज के बड़े करीबी हैं, मगर हाँ जो भी उन्होंने रोल निभाया या दिखाया, तो उसकी वजह से कुछ उनको एडवांटेजेस तो मिले ही हैं। और एक लड़ाई के आखिरी चरण में, जब नहीं, लड़ाई सीज फायर के टाइम में जब अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट था ईरान का, उस समय करीब 3,000 कंटेनर ईरान को पाकिस्तान के रास्ते से गए। और ये अमेरिकन को पता था मगर वो चुप लगा रहे। तो जो ट्रेड ईरान का था, वो चूंकि ईरानियन पोर्ट्स पे का ब्लॉकेट किया हुआ था अमेरिकन नेवी ने, तो वो कंटेनर्स, वो जो इंपोर्ट के आइटम्स थे, वो कराची आए और कराची से ओवरलैंड रूट ईरान गए, 3,000 कंटेनर। वो ट्रम्प से वो पूछा गया क्योंकि ये तो जो ब्लॉकेट था उसको अंडरमाइन कर रहा था, उसके खिलाफ था। होगा कुछ नहीं है, उसको छोड़ दिया क्योंकि वो पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल खेलने में काफ़ी माहिर है, तो अमेरिकन की भी वो सेवा करते हैं। और वैसे सर, ये जो ईरान है, ईरान से भी तो कितना सारा तेल जो है रोज टैंकरों में भर के ट्रेन के रूट से ईरान से स्मगल होता है पाकिस्तान में। जी हाँ, वो आप ठीक कह रहे हैं, बलूचिस्तान के रास्ते। तो ईरान अगर कुछ भी मांगेगा तो ये सब तो छोटा फेवर हो गया इनके लिए, क्योंकि अगर ईरान ने वो तेल बंद कर दिया पाकिस्तान का तो उनके तो। नहीं वो तेल तो इलीगली स्मगल होता है, उसमें ईरान सरकार की कोई हाथ नहीं है। लेकिन हाँ, ईरान बिजली सप्लाई कर रहा था ग्वादर को, और उसका पेमेंट आज तक नहीं हुआ। जो ईरान ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन जिससे हिंदुस्तान निकल गया था, उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि चलिए हम तो बनाएंगे आपके साथ, हम तो रहेंगे आपके साथ। तो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बननी थी, ईरान ने अपनी सीमा तक वो पाइपलाइन बना दी। पाकिस्तान ने आज तक नहीं उस पाइपलाइन बनाई, तो वो भी ठप रहा। तो 2 साल पहले बल्कि ईरान ने कहा था कि वो $18 बिलियन उन्होंने कॉम्पनसेशन मांगा पाकिस्तान से, कि हमने तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और हमारी क्षति हुई और आपने अपना कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किया। ये जो हमारा रिलेशन, अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं सर कि हम इसराइल के क्योंकि काफी क्लोज आ गए हैं, तो जो ईरान के साथ रिश्ते हैं वो उतने अच्छे नहीं रहे जितने शायद आपके टाइम पे थे। और 2019 में हमने तेल लेना भी बंद कर दिया ड्यू टू अमेरिकन प्रेशर। तो ये जो पिछले 10 साल में जो चेंज हुआ है डायनामिक्स, इसका इसका पीछे क्या मेन कारण है? बड़ी डेफिनेट बात नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे संबंध
खाड़ी के दोनों तरफ हैं, ईरान से भी हैं, अरब कंट्री से भी हैं, इसराइल से भी हैं। तो अब अभी आज ही एक गवर्नमेंट डेलीगेशन गया है इंडिया से, जनरल अता हसनैन और एमओएस, जो वहाँ पे सुप्रीम लीडर की फ्यूनरल के लिए। तो हमारे तो रिश्ते दोनों तरफ हैं। आपके हिसाब से ये डेलीगेशन ठीक है? मतलब जो इनकी सीनियोरिटी लेवल है, जो इम्पोर्टेंस ईरान दिखेगा, क्योंकि उन्होंने तो प्रधानमंत्री अगर जाते तो फिर उसकी बात ही अलग होती। या हमने रिलेशन अब उस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं कि अब या तो इसराइल को चुनना पड़ेगा या ईरान को, क्योंकि अभी ऐसा डायनामिक चेंज हो रहे हैं सर मिडल ईस्ट में भी कि अब यूएई और सऊदी में से भी एक को चुनना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि सऊदी ने एक डिफेंस पैक्ट कर लिया पाकिस्तान के साथ, और सऊदी और यूएई की भी बन नहीं रही है। तो वी आर नेचुरली यूएई के बेटर पार्टनर्स होते जा रहे हैं। उसी तरीके से इसराइल के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो गए और इम्पोर्टेंट भी हो गए हैं, क्योंकि इतना सारे डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं। तो ईरान के साथ उस लेवल की जो हमारे रिलेशन है वो है नहीं अभी। तो क्या आपको लगता है ये और वीक होते जाएंगे या कुछ इनमें सुधार आएगा? देखिए, ईरान से चूंकि वहाँ प्रतिबंध लगा था, हम जैसा आपने बताया सन 2019 से हमने उनका तेल खरीदना बंद कर दिया। अब चूंकि वो अमेरिकन ने 60 दिन के लिए प्रतिबंध हटा लिए हैं, और ऐसा समझा जाता है कि शायद अगर समझौता हो जाए तो ये परमानेंट हो जाएगा। तो ये रिलेशंस दोबारा आसानी से कायम हो सकते हैं, और इससे दोनों देशों को का फ़ायदा है। ईरान को चूंकि उनको अपना तेल बेचना है, और हमें उनके तेल की आवश्यकता है। वो सस्ता भी है, वो 3 महीने का क्रेडिट देते थे जो और कोई गवर्नमेंट देती नहीं है। इसके अलावा उन्होंने हमें चाबहार में एक्सेस दिया। वो समझौता तो मैंने ही नेगोशिएट किया था, मुझे 3 महीने का एक्सटेंशन मिला था रिटायरमेंट के बाद उस समझौता पूरा करने के लिए। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने हमें फरजाद भी गैस ब्लॉक ऑफर किया है, और उस पे समझौता भी हुआ। और ये जो गैस ब्लॉक है, इसमें 30 TCF रिजर्व्स हैं। जो D6 जो इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है, रिलायंस के पास है, उसमें करीब 3 TCF से भी कम है। तो जो फरजाद भी उन्होंने हमें ऑफर किया है, उसमें 10 गुना ज़्यादा। और तीसरा, जो लोग भूल गए हैं, कि जब हम तेल खरीद रहे थे तो उसके लिए हमें एक पेमेंट चैनल की ज़रूरत पड़ी थी। वो भी मैंने नेगोशिएट किया था, रुपी पेमेंट चैनल। उसमें 1,27,000 करोड़ का व्यापार हुआ है 4 साल में। और चूंकि ये रुपी में था, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज की बचत हुई। तो बल्कि 2013 में जिस समय रुपी गिर रहा था, तो पार्लियामेंट में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनमें फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स दोनों थे, और पेट्रोलियम मिनिस्टर, कि इस समझौते से हिंदुस्तान को बड़ा फायदा मिला है। तो हमें एक नहीं, हमें बहुत स्तरों पे ईरान से की हमें ज़रूरत है, और उनको हमारी ज़रूरत है। अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो ईरान हमारे पड़ोसी का पड़ोसी है। अब इससे ज़्यादा क्या कहें। पड़ोसी से तो आपका झगड़ा हो सकता है, लेकिन पड़ोसी के पड़ोसी से आपका झगड़ा नहीं होगा, आपके पड़ोसी का झगड़ा हो सकता है। तो ये तो, अगर आप देखें, राजनीतिक और सामरिक दोनों कारणों से ईरान का हमारे लिए बड़ा महत्व है। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से ज्यादा सूटेबल एज मीडिएटर वो तो इंडिया को होना चाहिए था। आप एकदम ठीक कह रहे हैं, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। तो इसमें फेलियर कहाँ पे रहा है मतलब? अब मैं तो साहब सरकार का हिस्सा हूँ नहीं, तो अब मैं क्या कारण थे ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमें ज़रूरत है कि ईरान से और ज़्यादा एंगेजमेंट अपना बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो चाहे हमारे कश्मीर में भी हमने इतने सारे प्रोटेस्ट देखे शिया ग्रुप्स द्वारा,
और जैसा आपने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान में भी बहुत बड़ी शिया पॉपुलेशन है, तो ये एक आगे जाके हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन होना चाहिए। इस इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं, और जो आज इंटरनेशनल प्रेशर दिख रहा है तेल के कारण, तेल के प्राइसेस के कारण, और जो यूएसडी की पेमेंट आपने कहा कि हमने तो रुपए का चैनल बनाया था, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि ईरान के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हों। ज़रूर। इसमें मैं बस ये कहूँगा कि हमारे यहाँ शिया समुदाय है जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी सभ्यता का अंग है, लेकिन हमारी विदेश नीति धर्म पर निर्भर नहीं है। तो उस वो बात तो अलग रखी जानी चाहिए। मगर हमारे जो आर्थिक और राजनीतिक जो इंटरेस्ट हैं उनमें बड़ा कॉन्वर्जेंस है। सर थैंक यू सो मच। काफ़ी एजुकेटिव था पूरा डिस्कशन, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू। धन्यवाद।